हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और ये है वीकली करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग पिछले एक सप्ताह के जो भी कंटेंट हैं करंट अफेयर्स के उसको संक्षेप में बताते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। तो ये है 21 से 27 मई तक के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है। और सबसे पहले राजनीति के राज्यों के फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, करीब 20 राजनीतिक दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। तो इन सभी ने क्या वजह बताई है? आंसर होगा राष्ट्रपति को नहीं बुलाना। तो आज 28 मई है और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दौरान। तो इसके बारे में मैं डिटेल जो है ना, यानी उद्घाटन समारोह का और इसमें क्या क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कल के जो डेली करंट अफेयर्स वीडियो है उसमें मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो इसमें विपक्षी दलों ने उनका ये कहना था कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और राष्ट्रपति जो होती हैं वो संसद की प्रमुख होती हैं। संसद जो है वो 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों से संसद बनता है। भवन तो है लेकिन उसमें राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया, तो ये ठीक नहीं था। इसी वजह से बहिष्कार करने का फैसला किया और करीब 20 लगभग राजनीतिक दल वहाँ नहीं पहुँचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन में। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? आंसर होगा सिद्धारमैया। ठीक है, तो 19 मई को सिद्धारमैया ने शपथ ली है और डिप्टी सीएम बने हैं DK शिव कुमार। ठीक है, कर्नाटक, वहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत है। राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज का नाम बताएं जिन्होंने मई 2023 में शपथ ली है। आंसर होगा इसका प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन। अब इन दोनों के नाम के आगे आप न्यायमूर्ति कहिए। ठीक है, न्यायमूर्ति यानी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ ने 19 मई को दोनों को शपथ दिलाई है। अब कुछ बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, भारत में जूनोटिक रोगों के नियंत्रण के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी रकम के लोन को मंजूरी दी है? आंसर होगा $82 मिलियन। ठीक है, जूनोटिक रोग क्या होते हैं? ऐसे संक्रामक रोग जो दूसरी प्रजातियों से मनुष्यों को हो सकते हैं या मनुष्यों से जानवरों को हो सकते हैं, जैसे रेबीज हो गया, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको। तो वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन, अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 679 करोड़ रुपया होता है, तो लोन की स्वीकृति दी है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक, उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजय बंगा। MD और CEO कौन है? अंशुला कांत। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? त्रिपुरा सरकार ने किसे बनाया? आंसर होगा सौरव गांगुली, क्रिकेटर। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और BCCI के पूर्व प्रमुख। ओके, तो इनको बनाया गया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, RBI ने किस नीति के तहत यानी पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? जनता से कहा गया कि आप नोट वापस करो बैंकों में, और उसके बदले आप दूसरा नोट ले लें या फिर अपने खाते में जमा करा लें। तो आंसर होगा क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी। तो RBI ने इसी पॉलिसी के तहत यानी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये 2000 रुपये वापस लेने का फैसला किया है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, हालांकि सरकार ने कहा है कि 2000 रुपये का जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा बाद में भी, इसके यानी 30 सितंबर के बाद में भी, लेकिन अभी से ही दुकानों में लेना बंद कर दिया दुकानदारों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरप्लस यानी डिविडेंड के तौर पर कितनी रकम देने का फैसला किया? आंसर होगा 87,416 करोड़ रुपए। ठीक है, इतने रुपए डिविडेंड के तौर पर देने का फैसला किया है। और ये रकम जो है ना, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2021-22 की तुलना में देखेंगे तो लगभग 3 गुना है। ठीक है, इससे पहले के साल में यानी 21-22 का जो फंड दिया गया था यानी सरप्लस डिविडेंड दिया गया था सरकार को पिछले साल, वो 30,307 करोड़ रुपए था। और इस बार जो दिया जा रहा है
वो है 87,416 करोड़ रुपीस। ओके, ये सरप्लस अमाउंट क्या होता है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, वो उसे भी इनकम होते हैं, तो उसको कोई टैक्स वैक्स तो देना नहीं होता है, तो वो जितना इनकम करता है और मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद जो रकम बचती है उसको सरप्लस कहा जाता है, तो वो डिविडेंड के तौर पर RBI सरकार को देता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू किया? आंसर होगा 20%। ठीक है, आंसर होगा 20%। देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा आप, ये TDS नहीं है, TCS है। वीकली मतलब डेली जो करंट अफेयर्स वीडियो था उसमें मैंने ये तो बताया था टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लेकिन वो TDS का कन्फ्यूजन था, तो ये होगा TCS। TDS और TCS में क्या फ़र्क है? TDS तब लगता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है TDS, तो वो लगता है जब आप रुपए कहीं से प्राप्त करते हैं तो उस दौरान TDS कट जाता है कुछ %। ओके, कोई आपको पेमेंट दे रहा हो किसी काम के बदले, तो वो उसमें TDS यानी जब आप रकम ले रहे हो तब TDS कटता है। ये TCS है, यानी जब आप रकम दे रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो वो TCS हुआ। ठीक है, तो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, बात वही है, पैसे जाते हैं, हालांकि बाद में आप क्लेम करके वो ले सकते हैं साल के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में, लेकिन पैसे जाना ही है दोनों में, TDS और TCS में। तो यहाँ पर TCS की बात हो रही है। ठीक है, तो वो 20% किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर किस फाइटर जेट ने रात में लैंडिंग की है पहली बार? आंसर होगा MiG-29K। ठीक है, इंडियन नेवी ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। ये इस तरीके से रात में ये लैंडिंग हो रही है। चुनौतीपूर्ण होता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर रात में फाइटर जेट की लैंडिंग करना। रात होती है तो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, कुछ लाइट्स ज़रूर होती हैं, जैसे यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं। क्या होता यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की भी अपनी रफ्तार होती है, वो चल रहा होता है, और विमान की भी रफ्तार होती है, तो सामंजस्य बैठाना और उतारना कठिन होता है। तो ये पहली बार हुआ है, और ये कौन सा एयरक्राफ्ट है? तो MiG-29K। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक लगाई है अस्थायी रूप से? आंसर होगा MiG-21। ठीक है, दरअसल MiG-21 जो है ना, वो हाल ही में 8 मई को राजस्थान में क्रैश हो गया था, और कुछ जो आम नागरिक हैं वो मारे गए थे, और पिछले 16 महीने में इस फाइटर जेट का 7 बार क्रैश हो चुका है, और लगातार। और आपको बताऊं कि 1963 में इंडिया को मिलने शुरू हुए थे। टोटल 872 MiG-21 विमान थे, आधे से ज़्यादा हादसों में क्रैश हो चुके हैं। तो उसी वजह से फ़िलहाल अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है कि क्या वजह है। तो लगभग 50 के करीब में MiG-21 अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू बताएं, कितना हुआ है? आंसर होगा 1,06,800 करोड़ रुपए। अगर डॉलर में कहेंगे तो $12 बिलियन होते हैं ये। ओके, तो देश में ये पहली बार 1 लाख को क्रॉस किया है डिफेंस प्रोडक्शन ने, और ये आंकड़ा 2022-23 का है। ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 95,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि बढ़ोतरी की गई है, और पहली बार ऐसा हुआ है जब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, कुछ और प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं, उन सब का जब डेटा आएगा तो सरकार का कहना हो सकता है ये और भी बढ़े। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये इन्फॉर्मेशन जारी की है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितने फीसदी का ग्रोथ हुआ? आंसर होगा 12%, 12% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इससे पहले हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का हुआ है? हमने एक्सपोर्ट कितने रुपए की किया? आंसर होगा इसका 160 अरब रुपए, यानी 16,000 करोड़ रुपए
हुए। ओके, तो ये इतने का एक्सपोर्ट किया गया और उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर की तुलना में भारत ने 24% एक्सपोर्ट बढ़ाया है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो जैसे डोर्नियर 228 जो एयरक्राफ्ट है वो, आर्टिलरी गन, रूस के साथ जो जॉइंट वेंचर के तहत बना ब्रह्मोस मिसाइल है, रडार, आर्मर्ड व्हीकल, रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद यानी एम्यूनेशंस और बहुत सारे इक्विपमेंट। अब इवेंट यानी जो इम्पॉर्टेंट जो आयोजन हुआ, घटनाएं हुई, उन सब के बारे में। तो क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की, जहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल और परंपरा तोड़कर स्वागत किया? आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया और उनका नाम क्या है, पीएम का जेम्स मारेपे। तो उन्होंने इस तरीके से स्वागत किया, तो उसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा रही है। ओके, पापुआ न्यू गिनी ये जो देश है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक लैंड जो है वो द्वीपीय देश है, ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर होगा हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा में G7 की समिट हुई है और उसी के दौरान ये महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कब? 20 मई को। और किसने बनाया है इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को? तो राम वंजी सुतार ने ये बनाया है और कांस्य से बनी हुई प्रतिमा है। ठीक है, तो हिरोशिमा वहीं जहाँ पर बम गिरा था, लिटिल बॉय नाम का एटम बम, और 6 अगस्त ये 1945 को, तो वहीं पर G7 की समिट हुई और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान की बात करें, प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा, राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है जापानीज येन। अगला क्वेश्चन, 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे के दौरान ये आयोजन हुआ एक्सपो का, 18 मई को प्रगति मैदान में दिल्ली में। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ पिछले एक सप्ताह के, उसका PDF अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ का जो वेब ऐप है और वेबसाइट है सरकारी जॉब न्यूज़ का, तो वहाँ पर अवेलेबल है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, बहुत मामूली सी रकम है, 1 साल का मेंबरशिप है, तो वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेंबरशिप प्लान के जरिए ये होता है, 1 साल तक आपको PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ हैं इतने तरह के एग्जामिनेशन के, तो वो आप दे सकते हैं। तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन, और ये है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग मई 2023 की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, फर्स्ट रैंक पर कौन खिलाड़ी हैं भारतीय? आंसर होगा नीरज चोपड़ा, वो है नंबर 1। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ये रैंकिंग जारी की है, मेंस जेवलिन रैंकिंग, तो उसी में नीरज चोपड़ा को 1455 अंक मिले हैं, 1455, तो टॉप स्थान पर हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के 82वें यानी 82nd ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं, कौन है? आंसर होगा वुप्ला प्रणीत। ठीक है, तेलंगाना के हैं, 15 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हैं वो। बाकू ओपन 2023 में जो आयोजन हुआ था शतरंज का चैंपियनशिप, उस दौरान उन्होंने बेहतर अंक प्राप्त किए और उसी के बाद इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया है। तो पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर ये रहे, अभी वाले तो वुप्ला प्रणीत हैं। 81वें ग्रैंड मास्टर हैं सायंतन दास, 80वें ग्रैंड मास्टर हैं विघ्नेश NR, 79th ग्रैंड मास्टर हैं प्रणेश M, 78th ग्रैंड मास्टर हैं कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है, पिछले कुछ उनके भी नाम ध्यान होने चाहिए। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री उनको। तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं स्थितिवेनी राबुका, तो उन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है।
ठीक है। फिजी जो है ना वो दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित एक द्वीपीय देश है और राजधानी है सुवा। ठीक है। राष्ट्रपति हैं विलियम काटोनिवेरे और प्राइम मिनिस्टर हैं सितवेनी रापुका। मुद्रा है फिजियन डॉलर वहाँ की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है? आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। तो वहाँ के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे उन्होंने ये अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 22 मई को। अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला है? आंसर होगा योगी आदित्यनाथ को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में ये अवार्ड दिया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं पहुँचे, उनकी ओर से यूपी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल उन्होंने ये अवार्ड ग्रहण किया योगी के बिहाफ में। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है एक एनुअल अवार्ड है। अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? आंसर होगा रैयान बरनावी। ठीक है, रैयान बरनावी। फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप, तो वो अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली एस्ट्रोनॉट बन गई है। 21 मई को स्पेस एक्स जो अमेरिकी कंपनी है उसका फाल्कन 9 रॉकेट से वो पहुंची हैं और टोटल 4 पहुंचे लोग, उनमें से ये एक थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर रे स्टीवेंसन, उनका निधन हो गया। क्या नाम है? रे स्टीवेंसन। 21 मई को निधन हो गया। तो वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? आंसर होगा RRR। फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इनका निधन हो गया, 58 ईयर के थे। ओके, हॉलीवुड के में कई फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग की थी, मार्वल की कई फिल्मों में, और RRR जो इंडियन मूवी है उसमें भी इन्होंने भूमिका निभाई थी अंग्रेज ऑफिसर की। अब योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? 100 आवर में 100 लेन किलोमीटर का आंसर का इसका गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। क्या है? गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कब हुआ? 15 मई को ये काम हुआ है। बाद में इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मीडिया को जारी की गई है। और ये रोड जो है ना वो बिटुमेंस कंक्रीट से बना हुआ है, बिटुमेन कंक्रीट। अब आप किन कंपनियों ने बनाया है? तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे लिमिटेड, क्यूब हाईवे, और मेन जो वर्क किया है वो L&T ने किया है, लार्सन एंड टर्बो ग्रुप ने किया है। ये इस तरीके से। यहाँ पर सवाल आपके मन में हो सकता है, वैसे मैंने डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में बताया हुआ है कि 100 लेन किलोमीटर का क्या मतलब है। दरअसल 2018 में केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण के दौरान इसकी लंबाई कैलकुलेट करने का ना तरीका बदल दिया था। तो इसके अनुसार अगर 10 किलोमीटर में 4 लेन में सड़क बनी है तो उस सड़क को 40 लेन किलोमीटर कहा जाएगा। मतलब अगर 1 किलोमीटर है और 4 लेन है, 4 लेन है, तो इसको 4 लेन किलोमीटर कहा जाएगा। और 10 किलोमीटर है तो वो 40 लेन किलोमीटर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई सुनने में तो लगती है कि बहुत है, 100 लेन किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल में ये ना, अगर आप ये 4 लेन की सड़क है तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 25 किलोमीटर की सड़क मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से 100 लेन किलोमीटर कहेंगे। 2018 से ही कैलकुलेशन का तरीका सरकार ने बदल दिया। अच्छा, अभी सड़क और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस पड़ोसी देश को 20 से अधिक रेल इंजन सौंपे हैं ब्रॉड गेज के? आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, तो मई में ही ये सौंपा गया है 20 से अधिक रेल इंजन। भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये सौंपा है एक वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। और अगर बात होगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने कार्गो ट्रेनों का संचालन होता है, तो 100, और ये अलग अलग जगहों का रूट है, गेडा, दरसाना, बेनापोल, पेट्रापोल, सिंहबाद, रोहनपुर, राधिकापुर, बिरोल और हल्दीबाड़ी, चिल्हट। ठीक है, और अगर बात होगी कि
यात्री ट्रेन कौन कौन सी चलती है, तो कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस है, कोलकाता से खुलना तक बंधन एक्सप्रेस, और न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक मिताली एक्सप्रेस का संचालन होता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में आयोजित FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, तो उसकी समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन जो है यानी FIPIC, वो पैसिफिक ओशन के जो इतने सारे देश हैं इन सब का एक संगठन है, और यहाँ के कुछ देश हैं इस तरफ के, और ये 14 द्वीपीय देश हैं। भारत और उधर के यानी प्रशांत महासागर के कई सारे आइलैंड कंट्री है, तो दोनों के बीच में, उन देशों और भारत के बीच में जो बेहतर सामंजस्य रहे, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारे देश जो है ना वो बहुत साइज़ में छोटे छोटे हैं, लेकिन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि चाइना का जो है ना दखल इन सब जगहों पर वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत वहाँ अपनी उपस्थिति जो है ना वो बेहतर कर रहा है। अगला क्वेश्चन, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उनकी मीटिंग या बैठक किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की समिट में हुई है? आंसर होगा G7 के दौरान ही जापान के हिरोशिमा में ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पहुंचे थे, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। दोनों गेस्ट के तौर पर थे वहाँ, तो दोनों की मुलाकात हुई, और रूस यूक्रेन का जो जंग शुरू हुआ ना, उसके बाद से ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। इससे पहले वर्चुअली तो हो चुकी है मुलाकात, फ़ोन पे बात हो चुकी है, आमने सामने पहली बार बैठे थे युद्ध शुरू होने के बाद से। ठीक है, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट उनके साथ, यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगला क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में रद्द होने के बाद किस शहर में आयोजित हुई? आंसर होगा हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा में आयोजित की गई, जापान के हिरोशिमा में। पहले ये आयोजन तो होना था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, लेकिन अमेरिका में आर्थिक संकट चल रहा है, क्रेडिट लिमिट की समस्या चल रही है, तो उसके प्रॉब्लम के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सिडनी की यात्रा रद्द कर दी थी, और भी कई देशों की यात्रा रद्द की थी उन्होंने। हालांकि वो जापान पहुंचे थे, तो वहीं पर ये मीटिंग हुई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा इंडिया, भारत करेगा। ठीक है, तो हिरोशिमा में जो आयोजित हुआ है क्वाड समिट 2023, तो उसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में क्वाड समिट की मेजबानी करने में भारत को खुशी होगी। अब विदेश यानी जो तमाम देश हैं दूसरे, वहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में ही चलाया गया है। देखिए, मई में ही चक्रवात आया था मोचा, तो वो म्यांमार से टकराया था। भारत में भी हल्का फुल्का इफेक्ट हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, लेकिन मेन जो टक्कर हुई उसकी लैंडफॉल हुआ वो है म्यांमार में। तो वहाँ इंडिया ने बड़ी राहत अभियान चलाया है बड़ा सा, और वो है ऑपरेशन करुणा। तो इंडियन नेवी की ओर से जहाज़ भेजे गए और उसमें बहुत सारा सामान भेजा गया वहाँ। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? आंसर होगा नेपाल। तो नेपाल ने घोषित किया है, नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, तो उन्होंने ही इसकी घोषणा की है। ओके, अब आखिरी चरण में यानी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मई को। ओके, थायराइड जो कि तितली के आकार की ग्रंथि होती है गले के पास, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। अगला क्वेश्चन, गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 से 31 मई तक संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे। आंसर होगा 23 मई को। थीम क्या है इस बार की? आई लव टर्टल्स।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मई को। और थीम क्या है? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे। आंसर होगा 21 मई को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मई को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? वो है मधुमक्खी परागणकर्ता के अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 मई को। ठीक है, ये खासतौर पर LGBT अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मई को। थीम क्या है इसकी? तो वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले मापन। ओके, तो दोस्तों ये था पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। कल फिर मिलेंगे जो डेली का करंट अफेयर्स वीडियो है उसमें। बाय।